हेलो एवरीवन, आप सबों का टीएसपी स्टडी जोन में स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट फिजिक्स, बोले तो भौतिकी, और इसके अंतर्गत जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बोले तो विद्युत स्थैतिकी। विद्युत स्थैतिकी, देखिए विद्युत स्थैतिकी एक ऐसी चैप्टर है, यह एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंतर्गत हम आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, आवेश के गुणधर्म के बारे में जानेंगे, आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। जैसे हमने पिछले वीडियो में गॉस प्रमेय के बारे में पढ़ चुके हैं, तो गॉस प्रमेय होता क्या है? कहता है कि किसी बंद तल से, किसी बंद सतह से, कोई भी सतह जब बंद रहेगा, उस बंद सतह से होकर गुजरने वाली तीव्रता, जैसे मान लीजिए सब कुछ ये हमारा बंद तल हो गया, एक हम गोला ले लिए, इसके अंदर आवेश स्थित है, मान लीजिए इसके केंद्र पे हमारा धन आवेश स्थित है। तो धन आवेश स्थित है, तो धन आवेश के कारण जो उत्पन्न तीव्रता होता है, धन आवेश के कारण जो उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र रेखा होता है, उसकी दिशा जो है वह बाहर की ओर होगा, क्योंकि धन आवेश में क्षेत्र रेखा की दिशा बाहर और ऋण आवेश में क्षेत्र रेखा की दिशा अंदर की ओर होता है। तो ये हमने एक बंद तल, एक बंद सतह ले लिया, एक गोला ले लिया, इसके केंद्र पे हमने एक धन आवेश रख दिया। अब है धन आवेश, तो इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगा उसकी दिशा जो है वह बाहर की ओर होगा। तीव्रता को सूचित की सदिश राशि जिसके कारण हमने एरो लगा दिया। तो ये तीव्रता देखिए, ये तीव्रता हमारा बंद तल से होकर गुजर रहा है, बंद सतह से होकर गुजर रहा है। तो जब तीव्रता किसी सतह से होकर गुजरे तो उसी तीव्रता का जो नाम होता है उसको हम बोल देते हैं फ्लक्स, बोले तो फाई। तो कहता है कि किसी बंद तल से, किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली ये जो तीव्रता है, जिसको कि हम फ्लक्स भी कहते हैं, तो इस तीव्रता या फ्लक्स का जो मान होता है, इस बंद तल के अंदर स्थित आवेश Q और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, ये एप्सिलॉन 0 जो है हमारा बटा में होना चाहिए। उत्पन्न जो फ्लक्स होता है फाई, इसका मान जो होता है गोला, ये जो बंद तल, ये जो बंद सतह लिए हैं, इस बंद तल बंद सतह के अंदर स्थित आवेश बोले तो Q और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, ये हमारा बटा में होना चाहिए, यानी कि 1/एप्सिलॉन 0 के गुना के बराबर हो जाता है। तो यहां से देखा जाए तो फ्लक्स फाई बराबर आ जाता है Q/एप्सिलॉन 0। तो यही हमें गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ना है, गॉस प्रमेय का कहाँ कहाँ यूज होता है, गॉस प्रमेय का कैसे यूज होता है, तो वो हम देखेंगे। गॉस प्रमेय के हम यहाँ 3 अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें तीनों हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम पहला अनुप्रयोग की तरफ। फर्स्ट एप्लीकेशन कहता है कि कोई मेरा चालक तार है, एक चालक तार है जो अनंत लंबाई का है। कितना लंबा चालक तार है इसका कोई अता पता नहीं है, बोले तो बहुत लंबा चालक तार ले लिए। तो एक अनंत लंबाई का चालक तार है और वो चालक तार जो है आवेश से आवेशित है। तो जब आवेश से आवेशित है तो उसके चारों ओर हमारा तीव्रता विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उसी चालक तार के चारों ओर जो उत्पन्न हो रहा है उसी का मान हमें किसी बिंदु पर ज्ञात करना है कि तीव्रता कितना उत्पन्न होता है। तो हमारा फर्स्ट अनुप्रयोग है कि अनंत लंबाई के आवेशित
चालक तार के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता। देखिए आपके जो एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, वो क्वेश्चन या तो गॉस प्रमेय या उसका सत्यापन से रहेगा और नहीं तो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। ये एकदम निर्धारित है कि यहाँ से इस वर्ष आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि पोटेंशियल से क्वेश्चन आपका पिछले वर्ष पूछ चुका है। तो देखिए एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार है, कोई चालक तार है बहुत लंबा है और उसी चालक तार के कारण जो है हमें किसी एक बिंदु पर जो है तीव्रता निकालना है, बोले तो विद्युतीय क्षेत्र निकालना है। कहने का मतलब कह रहा है कि इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो हमें एक अनंत लंबाई का चालक तार है और उसी के कारण हमें किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना है, तीव्रता कैलकुलेट करना है। तो चलिए एक अनंत लंबाई का हम चालक तार ले रहे हैं। ये तार बिल्कुल आवेशित है। अब उस तार को हम आवेश से आवेशित करेंगे, चाहे तो हम आवेशित करने के लिए धनावेश का प्रयोग कर सकते हैं या आवेशित करने के लिए ऋणावेश का। ऐसे ज्यादातर हम धनावेश का प्रयोग करेंगे ताकि इसका क्षेत्र रेखा के दिशा हम बाहर की ओर खींच सके। तो ये हम एक चालक तार ले लिए। ये चालक तार देखा जाए तो अनंत लंबाई का है, ये बहुत लंबा चालक तार है और ये अनंत लंबाई का चालक तार जो है आवेश से आवेशित है। मैं इसे धन आवेश से आवेशित कर दे रहा हूं। धन आवेश बोले तो प्लस। ये चालक तार बहुत लंबा चालक तार है, इसे हमने धन आवेश से आवेशित कर दिया। संपूर्ण सतह पे इसका देखा जाए तो धन आवेश बिछा हुआ है। तो यहाँ कह रहा है कि एक हमने अनंत लंबाई का चालक तार लिया जिसका सतह जो है आवेश से आवेशित है। मान लिए इसके सतह जो है वह Q आवेश से आवेशित है। अब देखिए इस चालक तार के चारों ओर आवेश है, तो आवेश के चारों ओर देखा जाए तो आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका पथ वृत्ताकार होता है। जैसे सपोज कीजिए मान लिए यही चालक तार है, तो ये चालक तार के इधर के सतह पे भी आवेश है, इधर के भी सतह पे आवेश है। अब आवेश है तो उसका जो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो वृत्तीय पथ पर चारों तरफ ऐसे 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 ऐसे, मतलब देखा जाए तो ये तार के चारों ओर वृत्तीय पथ पर ऐसे उत्पन्न होगा। तो यहां से यहां तक अगर मैं वृत्तीय पथ ले लूं तो वृत्तीय यहां से यहां तक वृत्तीय बनेगा तो वह एक प्रकार का बेलन जैसा प्रतीत होगा। यहाँ भी वृत्तीय, यहाँ भी वृत्तीय, वृत्तीय वृत्तीय वृत्तीय। अगर इसके चारों ओर हम वृत्त बना दें तो यहाँ से अगर हम देखें एक लंबा सा तो हमें बेलन सा प्रतीत होगा। तो ये हम एक अनंत लंबाई का चालक तार लिए। ये तार जो है Q आवेश से आवेशित है। अब आवेश है तो आवेश के चारों ओर तीव्रता उत्पन्न होगा जिसका पथ वृत्ताकार होगा। इस वृत्तीय पथ को अगर एक बड़ा सा हम देखें तो वो हमें बेलन जैसा प्रतीत होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि मान लिए हम पढ़ने के लिए ये छोटा सा L लंबाई का हम तार काट लेते हैं। मान लिए सपोज इतना हम तार कट कर लिए। पढ़ने के लिए बहुत लंबा तार है, पढ़ने के लिए छोटा सा हिस्सा हम उठा लिए। L लंबाई के तार ले लिए। L लंबाई के तार लिए तो उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर ये जो तीव्रता, ये जो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो हमें देखने पर एक बेलनाकार प्रतीत होगा। तो बेलनाकार प्रतीत होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक गॉस का बेलन बना लेते हैं। ये हमारा गॉस का एक बेलन हो गया। ये हम गॉस का बेलन बना लिए। तार का हमने तार जो है L लंबाई का काटा है। तार L लंबाई के काटे, कहने का मतलब बेलन का ये जो लंबाई है या बोले तो बेलन की ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई कहिए या बेलन की ये जो लंबाई है, ये हमने लिया है L।
क्योंकि तार जो हमने कट करके लिया है, तार जो हमने पढ़ने के लिए कट किया है वह एल लंबाई का तार लिया। एल लंबाई के तार लिए तो उसके चारों ओर ये जो बेलन हमने बनाया उस बेलन का लंबाई या बोले तो ऊंचाई जो है वो भी हमें कितना मिल जाएगा, एल मिल जाएगा। अब देखिए ये तार का सतह, संपूर्ण सतह जो है आवेश से आवेशित है, धन आवेश से आवेशित है। अब है धन आवेश, तो धन आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता जो होगा, धन आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता की दिशा जो है वह हो जाएगा हमारा बाहर की ओर। तो चलिए हम तीव्रता उत्पन्न कर रहे हैं, तीव्रता के दिशा बाहर की ओर तीव्रता को सूचित करेंगे। ई से होता है सदिश राशि जिसके लिए ई के ऊपर लगा दिए एरो। अब देखिए ये तीव्रता हमारा सतह से होकर गुजर रहा है, तो कहता है कि जब तीव्रता किसी सतह से होकर गुजरे, ये तीव्रता जो है सतह से होकर गुजर रहा है, तो जब कोई तीव्रता किसी सतह से होकर गुजरता है तो उसी तीव्रता को हम फ्लक्स कहते हैं। तो देखिए ये सतह से होकर गुजर रहा है, तो जब सतह से गुजरेगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल को लेगा। तो चलिए मान लीजिए ये छोटा सा भाग से गुजर रहा है, तो हमने क्षेत्रफल ले लिया जिसको हम दिखा देंगे छोटा सा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल सूचित S, और छोटा के लिए हम साथ में लगा दिए ds। इसी बिंदु पे हम तीव्रता को फाइंड करने चल रहे हैं, इसी बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। इस बिंदु का नाम हमने दे दिया P। अब देखिए एक चीज हम पढ़े हैं कि जो हम क्षेत्रफल उठाएंगे वो क्षेत्रफल हमारा होना चाहिए सदिश। यहाँ हमने ds, सिर्फ और सिर्फ ds क्षेत्रफल एक प्रकार का वैल्यू, यानी मैं केवल और केवल परिमाण अभी दिया है, हमारा अभी डायरेक्शन दिशा नहीं दिया हुआ है। तो ये क्षेत्रफल जो है इसे हम सदिश बनाएंगे और सदिश के लिए दिशा और क्षेत्रफल की जो दिशा है उसको सूचित करता है n यूनिट वेक्टर, n एकांक सदिश जो सतह क्षेत्रफल के ऊपर एकदम लंबवत होता है। तो इसके ऊपर जो है ये मैं लंब डालूंगा, तीव्रता देखिए इधर की ओर जा रहा है, सतह क्षेत्रफल ऐसे है, इस पे हम लंब डालेंगे। ये अब मेरा जाकर ये जो सतह है, ये सतह क्षेत्रफल जो मैंने ds लिया, ये सतह क्षेत्रफल अब जाकर हमारा हो गया सदिश। ये हमारा परिमाण और ये डायरेक्शन दिशा। P बिंदु पर निकालना है। अब जरा देखा जाए, देखिए बेलन में अगर यहां से यहां देखा जाए तो बेलन में मैं यहां से यहां को बोलते हैं त्रिज्या, उसी प्रकार यहां से भी यहां को हम बोलेंगे त्रिज्या, यहां से भी यहां को बोलेंगे त्रिज्या, यहां से यहां को भी बोलेंगे त्रिज्या। कहने का मतलब यहां से यहां को भी हम बोलेंगे त्रिज्या। तो हमने r त्रिज्या ले लिया, r त्रिज्या अर्थात तार से r दूरी, r त्रिज्या कहने का मतलब तार से r दूरी पर ये हमें P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना है, E निकालना है, विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखें कि एक हमने अनंत लंबाई का तार लिया, तार के सतह को हमने आवेश से आवेशित कर दिया था। अनंत लंबाई का पढ़ने के लिए हमने L टुकड़ा काट लिया। अब आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है पथ वृत्ताकार, ऐसे मैं वृत्तियां बनाते जाऊं तो देखने पर एक मुझे बेलन सा प्रतीत होगा। इसके लिए हमने गॉस का बेलन बना लिया जिसका त्रिज्या r ले लिए और ऊंचाई या लंबाई l ले लिए, क्योंकि तार हमने l लंबाई का कट किया था। अब ये आवेश है तो आवेश के कारण तीव्रता की दिशा बाहर, ये तीव्रता बाहर उत्पन्न हुआ, तीव्रता सतह से होकर गुजरा जिसके कारण उसे हम फ्लक्स कह देंगे। अब सतह से होकर गुजरा है तो यहाँ कुछ ना कुछ क्षेत्रफल लेगा जिसको सूचित ds क्षेत्रफल सदिश, जिसके दिशा को n यूनिट वेक्टर। तो कहता है कि माना अनंत लंबाई का चालक तार, सुनिएगा ताकि आप अपने कॉपी में लिख सके, माना अनंत लंबाई का चालक तार q आवेश से आवेशित है, जिसके कारण हमें किसी बिंदु पर तीव्रता निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि r को त्रिज्या,
और एल को लंबाई मानकर हमने ये गॉस का बेलन बना दिया। माना अनंत लंबाई का चालक तार Q आवेश से आवेशित है, जिसके कारण तार से देखा जाए तो R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करना है। इसके लिए हमने R को त्रिज्या और L को लंबाई मानकर एक गॉस का क्या बना लिया है, बेलन बना लिया है। तो अब यहां देखा जाए तो देखिए आवेश का मैंने जो ये वितरण किया है वह एक विमीय, एक डायरेक्शन, एक अक्ष पे है। तो जब आवेश का वितरण एक अक्ष पे हो तो इसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। अगर आवेश का वितरण दो अक्ष पे हो जाए तो क्षेत्रफल आवेश घनत्व, और आवेश का वितरण तीन अक्ष, एक अक्ष, दो अक्ष और एक इधर तीन अक्ष पे हो तो वो होता है आयतन आवेश घनत्व। अब यहां देखा जाए तो आवेश का वितरण जो है वह हमारा केवल और केवल एक अक्ष पे है। कहने का मतलब यहां हमारा रेखीय आवेश घनत्व है। तो कहता है कि माना बेलन के अंदर Q आवेश स्थित है, तब रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा Q बाई, ये बेलन लिए है, इसका लंबाई है L लंबाई तक हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, यानी कि लेम्डा बराबर Q बाई A। तो यहां से हम आवेश Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये L बटा के नीचे इधर लाऊंगा, ऊपर चला जाएगा, यानी Q बराबर लेम्डा इंटू A। अब देखिए ये सतह से होकर गुजरने वाली ये तीव्रता, जिसको मैं फ्लक्स बोल रहा हूं, सतह से होकर गुजरने वाली तीव्रता और एकांक अभिलंब सदिश, ये दोनों देखा जाए तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है और साथ ही साथ समांतर जैसा भी प्रतीत हो रहा है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो समांतर जैसा प्रतीत भी होता है और यहां देखने से भी हमें प्रतीत हो रहा है। तो जब दोनों एक दूसरे के समांतर हो, जब दोनों एक दूसरे के समांतर हो तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच यहां बना कोण जो है हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। तो कह रहा है कि सतह क्षेत्र से होकर गुजरने वाली तीव्रता और एकांक अभिलंब सदिश n यूनिट वेक्टर के बीच बना कोण 0 डिग्री होगा। अतः गॉस प्रमेय के अनुसार चल रहे गॉस प्रमेय के अनुसार P बिंदु पर तीव्रता निकालने जो तार से R दूरी पर स्थित है, तो कहता है गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार गॉस प्रमेय बोलता है कि फाई जो होता है फाई बराबर Q बाई स्पिलोन 0। गॉस प्रमेय बोलता है कि फाई बराबर Q बाई स्पिलोन 0। अब देखिए फाई फ्लक्स, फ्लक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इधर से मैं मिटा रहा हूं। फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर Q। देखिए Q का वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट किया था, Q बराबर आया था लेम्डा इंटू L, यानी लेम्डा इंटू L। अब देखिए कंपोनेंट यहां तोड़ने सीखे होंगे। डॉट प्रोडक्ट जो है वह हमारा कॉस में टूटेगा और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वह टूटता है हमारा साइन में। तो यहां डॉट है बोले तो ये कॉस में टूट जाएगा, यानी सरफेस इंटीग्रेशन जैसे ही हम कंपोनेंट तोड़ेंगे मेरा वेक्टर का चिन्ह खत्म हो जाएगा, यानी कि E ds cos थीटा बराबर आ गया हमारा लेम्डा, सॉरी स्पिलोन 0 भी छूट रहा था, लेम्डा L बटा स्पिलोन 0। अब देखिए cos थीटा हमने यहां देखा है कि तीव्रता ये जो गुजर रहा था और एकांक अभिलंब सदिश के बीच बना कोण जो है वह 0 डिग्री। तो थीटा के जगह पे हम रखेंगे 0 डिग्री, यानी सरफेस इंटीग्रेशन
ई ds cos 0 डिग्री बराबर लेम्डा एल बाई एप्सिलॉन 0। cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह हो जाएगा 1, यानी फाइनली हमारा मिल गया सरफेस इंटीग्रेशन ई ds इंटू 1 इंटू ई ds करेंगे तो ई ds ही रह जाएगा बराबर लेम्डा एल बाई एप्सिलॉन 0। चलिए देखिए इंटीग्रेशन उसी का होता है जिसके साथ डी लगा हो, कहने का मतलब एस, ds बोले तो एस के सरफेस एरिया ds, एस के सापेक्ष इंटीग्रेशन समाकलन, तो एस वाला जो टर्म रहेगा उसी का होगा इंटीग्रेशन, और बिना एस वाला जो टर्म है वह हमारा कांस्टेंट का काम करेगा, जो इंटीग्रेशन चिन्ह से हमारा बाहर आ जाएगा। तो ds देखा जाए ई की मैं बात करूं तो ये हमारा कोई क्षेत्रफल नहीं है, ये हमारा तीव्रता है, तो ई हमारा आ जाएगा बाहर, यानी ई को खींच दिए बाहर तो सरफेस इंटीग्रेशन ds बराबर लेम्डा एल बाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए ds कहने का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और इंटीग्रेशन बोले तो कुल मतलब कर रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज करेंगे वह हम बेलन का वक्र पृष्ठीय यूज करेंगे, क्योंकि वक्र पृष्ठीय में ये दोनों वृत्त को जब हम शामिल करते हैं, एक ये वृत्त और एक ये वृत्त, तब जाकर हमारा संपूर्ण होता है। तो तीव्रता जो मेरा गुजर रहा है वो केवल और केवल वक्र से ही गुजर रहा है, ये देखिए। तो यहाँ हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे, यहाँ हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ds बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इंटीग्रेशन बोले तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में यहाँ हम वक्र पृष्ठ का यूज करेंगे, यानी वक्र पृष्ठ हो जाता है बेलन का। अब आकृति है बेलन, कहने का मतलब हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ds क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन कुल क्षेत्रफल। अब आकृति था हमारा बेलन, तब बेलन का कुल क्षेत्रफल, और कुल क्षेत्रफल जो हम यूज करेंगे वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करेंगे। तो आ जाएगा E इंटू ds बोले तो कुल क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई r इंटू h बोले तो ऊंचाई। अब देखा जाए तो फिगर में हमने बेलन के ऊंचाई के लिए h सूचित नहीं किया है बल्कि l से सूचित किया है, तो हमारा हो जाएगा E इंटू 2 पाई r l बराबर लेम्डा l बटा एप्सिलॉन 0। l बटा के ऊपर एक, इधर भी l बटा के ऊपर ये हमारा कट गया, यानी कि देखा जाए तो 2 पाई r इधर मेरा गुना में बराबर की इधर भेजूं तो ये चला जाएगा बटा के नीचे, तो इधर मेरा तीव्रता E बराबर आ गया लेम्डा बटा 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन 0। इसे चाहे तो हम तोड़ के भी लिख सकते हैं, यानी तीव्रता E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लेम्डा इंटू r। तो ये था हमारा अनंत लंबाई के चालक तार के कारण P बिंदु बोले तो किसी बिंदु पर तीव्रता जो उत्पन्न हुआ E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लेम्डा बाई r, जहां लेम्डा जो है वह रेखीय आवेश घनत्व है। तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।